हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक ना, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स कवर कराएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का हमारे पास जो है कमेंट आ रहा था कि सर कॉलेज बंद हो जाने के कारण हमारे पढ़ाई में क्या हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, इसलिए आप जो है हमारे फिजिक्स के टॉपिक को कवर कराएं। तो हम आज से जो है क्लास 12 की फिजिक्स की जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको पढ़ाई में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो यहाँ जो हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं, उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक ना। इसके बारे में जो है हम पार्ट वाइज पार्ट जो है कवर कराएंगे। कम से कम जो है यहाँ पर इस चैप्टर के लगभग 6 या 7 जो है वीडियो हम आपको छोटी छोटी वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं पहले जो है इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले जो है यहाँ लिखा गया है कि स्थिर वैद्युतिकी, ठीक ना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है विद्युत आवेश एवं जो क्षेत्र टॉपिक है, यह जो है इसी का जो है क्या होता है भाग है, ठीक ना। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह क्या होता है, ठीक ना। तो देखिएगा, अगर हम स्थिर वैद्युतिकी की बात करें या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो शब्द होता है या दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है आपका इलेक्ट्रो, दूसरा होता है स्टैटिक्स, ठीक ना। इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो का अर्थ होता है आवेश, ठीक ना। स्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिर। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिखा गया है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। क्या लिखा गया है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाए, वही हमारा क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक ना। अब चलते हैं अपने जो है चैप्टर की तरफ, ठीक। तो हमने बताया ही आपका चैप्टर कौन सा है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो पहले जो है हम विद्युत आवेश को कवर करते हैं, इसके बाद जो है हम उसके क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं विद्युत आवेश की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो लिखा गया है विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है, बल का अनुभव कराता है, ठीक ना। यानी क्या होता है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, ठीक ना। जैसे हम लोग जो है बचपन में काफ़ी बार जो है देखा होगा कि हम लोग क्या अगर पेन को लेकर के अपने सर में यानी बाल में अगर तेज़ी के साथ रगड़ते हैं, उसके बाद जो है अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखते हैं और उस पेन को जो अगर उसके ऊपर ले जाते हैं, तो देखते हैं जो कागज़ का टुकड़ा होता है उस पेन पर क्या होता है चिपकना शुरू कर देता है। तो वह क्या कराता है, बल का अनुभव कराता है, ठीक ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप एग्जाम्पल भी लिखा गया है। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, यदि किसी आवेशी छड़ को कागज़ के टुकड़े के पास जो है लाया जाता है तो कागज़ का टुकड़ा उस पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक ना। जबकि अगर बिना आवेशित छड़ हो तो क्या करता है, नहीं चिपकता है। वही हमने बताया कि अगर आप जो है पेन को अपने सर में तेज़ी के साथ रगड़ें कुछ समय तक, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को फाड़ कर रख लें, तो आप देखेंगे कि वह टुकड़ा जो होता है, अगर पेन को आप कागज़ के टुकड़े के ऊपर ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि क्या करने लगता है, चपकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वह घर्षण के कारण जो पेन था वह आवेशित हो चुका है, ठीक ना। और अगर आवेशित नहीं होगा तो वह कागज़ का टुकड़ा नहीं चिपकेगा, ठीक ना। अब आपको पता है कि अगर विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धन आयन और दूसरा कौन सा होता है, ऋण आयन, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है विद्युत आवेश की एसआई इकाई की बात की गई है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई की बात की गई है, यानी स्टैंडर्ड इकाई की बात की गई है। तो विद्युत आवेश का स्टैंडर्ड इकाई क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और भी तमाम होता है माइक्रो कूलाम, ठीक ना, या फिर मिली कूलाम भी होता है, ठीक ना। लेकिन स्टैंडर्ड इकाई की बात करें तो क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसमें क्या हो, धारा तो पता चले लेकिन दिशा का
ज्ञात ना हो, ठीक ना, यानी दिशा ज्ञात ना हो। और अगर बात करें कि आवेश क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय, यानी Q की बात करें तो Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, ठीक ना। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, ठीक ना। यहाँ हमने आपको बताया है कि देख लेते हैं, यहाँ जो है I क्या है, I एक आपकी धारा है जिसको हम एम्पियर में डिनोट करते हैं, ठीक ना। और Q क्या है, Q एक आवेश है जिसको हम कूलाम में डिनोट करते हैं। और T क्या है, समय है जिसको हम सेकंड में डिनोट करते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है। अब एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया है, यदि किसी तार में 4 एम्पियर आवेश 2 सेकंड के लिए क्या, ठीक ना, या फिर प्रवाहित किया जाए तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है, कूलाम दिया गया है, 4 कूलाम है और आपको आवेश दिया गया है 2 सेकंड के लिए, ठीक ना। तो आपसे धारा यानी I आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ हमसे जो धारा पूछा गया है यानी I पूछा गया है, तो I को अगर हम इधर ले जाएंगे, ठीक ना, तो T इधर जो है गुणे में है तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q अपॉन T हो जाएगा। जहाँ पर Q आपको दिया गया है 4 कूलाम है और T आपको दिया गया है 2 सेकंड है, ठीक ना। तो हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे I इक्वल टू 4/2, तो कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, I इक्वल टू 2 एम्पियर। अब देखिएगा आप कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे लिख देंगे I इक्वल टू 2, ठीक ना। यहाँ मात्रक लिखना भूल जाएंगे, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा एग्जाम में। अगर आप इस तरीके से गलती करते हैं तो आपके नंबर कटने के चांस होते हैं, ठीक ना। आपको पूरा नंबर ना दे करके एग्जामिनर आपके नंबर को काट लेता है, ठीक ना। इसलिए जो है आप इसके मात्रक को लिखना ना भूलिएगा। तो आगे चलते हैं। आगे आपका दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में कहा गया है विद्युत आवेश का बीमी सूत्र लिखिए। हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो जहाँ पर I तथा T क्या है, एक मूल राशियां हैं, ठीक ना, और T दोनों क्या हैं, एक मूल राशियां हैं, ठीक ना। अतः इसकी यूनिट सूत्र इस तरीके से हम लिखते हैं, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, A, ठीक ना, क्योंकि I का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और T का क्या होता है, समय, यानी T होता है, ठीक ना, A1 और T1। और ध्यान दीजिएगा जब भी हम बीमी सूत्र लिखते हैं तो उसको हम बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं, नहीं तो हमारा वो बीमी सूत्र गलत मान लिया जाएगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है आवेश की विधियां। अगर आवेश की विधि की बात करें तो आवेश की कौन कौन सी विधियां होती हैं, आवेश किस विधि द्वारा प्रवाहित होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया है घर्षण द्वारा आवेश, ठीक ना, यानी घर्षण द्वारा आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब किस प्रकार से कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो लिखा गया है आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाया जाता है, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। अब हुआ क्या, अगर हम कोई आवेशन की इस विधि में क्या करते हैं, 2 पदार्थ को ले लेते हैं, आपस में उसको क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, और रगड़ने के बाद अगर उसको हम दूर दूर ले जाते हैं तो देखते हैं दोनों में क्या होता है, एक अलग अलग प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना। अलग अलग मतलब एक धनायन हो जाता है और एक ऋणायन हो जाता है। लेकिन अगर परिमाण की बात करें तो दोनों का परिमाण क्या होता है, समान ही रहता है, ठीक ना। दोनों का परिमाण समान रहता है, बस उसकी प्रकृति क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है किसी पदार्थ पर धनायन प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और किसी पर ऋणायन का, ठीक ना। इस प्रकार से हो जाता है। दोनों क्या होता है, दोनों वस्तुओं में, जो दोनों वस्तुएं आपस में रगड़ी गई होती हैं उसमें क्या होता है, जब दूर ले जाते हैं तो किसी में धनायन और किसी में ऋणायन, 2 विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना। आगे लिखा गया है यह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। अब यह निर्भर करता है कि वह पदार्थ किस गुणधर्म का है, ठीक ना। उस हिसाब से कि जो है किस पे ऋणायन आना चाहिए, किस पे धनायन आना चाहिए, वह उसके जो है गुणधर्म के ऊपर निर्भर करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया है यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो क्या होगा, तो देखेंगे कांच का जो छड़ होगा वह धनावेशित हो जाता है और जो रेशम का कपड़ा होता है वह क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक ना। जैसे कि हमने बताया कि उसके गुणधर्म पर निर्भर करता है कौन सा धनायन होगा, कौन सा ऋणायन। तो यहाँ देख पा रहे हैं कांच का जो छड़ है वह धनावेशित हो जाता है, ठीक ना, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो रेशम का कपड़ा होता है वह नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। अब आगे चलते हैं। दूसरी विधि की अगर बात करें तो दूसरी विधि हमारी है कौन सी, चालन द्वारा आवेशन, ठीक ना। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। अगर हम आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से संपर्क करके
अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ लिखा गया है अगर एक कोई आवेशित वस्तु हो, ठीक ना, यहाँ क्या है, एक ये आपकी आवेशित वस्तु है और दूसरी वस्तु जो है ये क्या है, अनावेशित है, ठीक ना, यानी इस पर आवेश उत्पन्न है और इस पे जो है आवेश नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं आवेशित हो जाते हैं, ठीक ना, ये दोनों जो है आवेशित हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है चालन द्वारा आवेशन, ठीक ना, इसको क्या कहा जाता है, चालन द्वारा। अर्थात एक वस्तु क्या हो, आवेशित हो और दूसरी अनावेशित हो, तो दोनों को अगर एक संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला लिखा गया है प्रेरक द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, यदि किसी आवेशित वस्तु को, ठीक ना, कैसी वस्तु हो, आवेशित वस्तु हो, अनावेशित वस्तु के संपर्क में, ठीक ना, पिछले वाले में क्या हो रहा था, चालन वाले में क्या हो रहा था, एक आवेशित थी और दूसरा क्या था, अनावेशित था, लेकिन दोनों को क्या हो रहा था, एक दूसरे के बीच संपर्क स्थापित हो रहा था, ठीक ना, ये दोनों क्या हो रहे थे, टच हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तो आवेशित होगा, ठीक ना, और दूसरा अनावेशित होगा, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं, मतलब संपर्क में नहीं आएंगे, ठीक ना, समीप तो आएंगे लेकिन संपर्क में नहीं आएंगे। तो बिना संपर्क में लाए क्या होता है, अनावेशित वस्तु को पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूसरी वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। अब समझिएगा क्या होता है कि कहा गया है कि एक वस्तु क्या होती है, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, ठीक ना, ये दो वस्तुएं हैं, एक पे कोई चार्ज है, ठीक ना, और दूसरे वाले पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जब इन दोनों को समीप में लाते हैं, ठीक ना, संपर्क नहीं करते हैं, जब समीप में लाते हैं एक दोनों को, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास वाले पर इसके विपरीत का चार्ज यानी निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक ना, और जो इसकी दूसरी वाली सतह होगी इस पे जो है सेम चार्ज हो जाता है, ठीक ना। अगर यह निगेटिव है तो यहाँ जो है पॉजिटिव और इसकी दूसरी सतह पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। इसी ही घटना को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत की प्रेरण कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा आपको डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है कि एक जो है आवेशित है, ठीक ना, जिसपे Q आवेश का इस पे जो है आवेशित हुआ है एक वस्तु, और दूसरी जो है अनावेशित है। अगर इस पे जो है प्लस चार्ज है तो यह जो है इसका ये वाला हिस्सा जो होता है, आधा हिस्सा जो होगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसका यह वाला हिस्सा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज का हो गया, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वह सेम चार्ज का हो जाता है, यानी ये प्लस है तो ये भी प्लस ही हो जाएगा दूसरा हिस्सा। लेकिन उसकी अगर परिमाण की बात कर लें तो इसमें परिमाण क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, ठीक ना। अगर उसमें परिणाम की बात कर लें, लेकिन अगर इसमें परिणाम की बात कर लें तो परिणाम समान नहीं होते हैं, ठीक ना। इसके जो है क्या हो गया, परिणाम समान नहीं होते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा गया है। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। अगर कोई गोला है तो उसको जो है किस प्रकार से जो है हम धनावेशित कर सकते हैं, प्रेरण के द्वारा, ठीक ना। आगे लिखा गया है, या फिर गोले को प्रेरण के द्वारा आवेशित करने की क्या विधि हो सकती है। इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है किसी भी छड़ को आवेशित कर सकते हैं या किसी भी गोले को प्रेरण के द्वारा धनावेशित कर सकते हैं। तो देखिए पहला स्टेप हमारा है कि गोले को धनावेशित करना है, ठीक ना। इसलिए हम सर्वप्रथम विपरीत आवेश यानी ऋणावेश वाली वस्तु को गोले के पास ले जाएंगे। यानी यह वस्तु जो है इसको अगर हमको जो है धनावेशित करना है तो हम इसके जो छड़ लेकर जाएंगे जिस पर चार्ज कोई ना कोई है वह कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए। तब जो है उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है कि जैसे ही हम ऋणावेशित छड़ को अनावेशित गोले के पास ले जाते हैं वैसे ही प्रेरण के नियमानुसार गोले के पास वाली सतह पर धनावेशित, ठीक ना, यानी छड़ के उपस्थित आवेश के विपरीत आवेश तथा दूसरी वाली पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हमने ऊपर अभी बताया था। यहाँ पर आपको अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो यह जो छड़ है जिस पर पहले से आवेश है इसको हमको नेगेटिव ले जाना होगा, ठीक ना। तब यह जो है ये पॉजिटिव, इसका अगला वाला हिस्सा पॉजिटिव
हो सकता है। तो यही जो है दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया था। अब तीसरे स्टेट की बात कर लें तो तीसरे में कहा गया है कि चूंकि हम जब गोले पर धनावेशित तथा ऋणावेशित दोनों हो जाते हैं, ठीक ना, जैसे कि यहाँ जो गोला होता है इसका अगर यहाँ ऋणावेशित ले गए हैं तो अगला वाला हिस्सा जो है तुरंत धनावेशित हो जाएगा और यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी जिस आवेश का हम क्षण लेकर गए हैं उसी आवेश का ये दूसरा वाला हिस्सा हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, उस आवेश में सिर्फ जो है धन आवेश ही उत्पन्न करना है उस वस्तु में, यानी उस गोले में। तो हम करते क्या हैं, तो लिखा गया है जब हम गोले के धनावेशित करते हैं तो अतः हमें ऋणावेश को हटाने के लिए गोले को भू संपर्क करना पड़ता है, जिससे ऋणावेश भूमि में चला जाता है और धनावेश गोले पर ही रह जाता है। जैसे हम यहाँ फिगर की सहायता से देख लेते हैं, हमने एक जो है कोई क्षण ले गया जो क्या था, ऋणावेशित था, ठीक ना। अब गोला जो था तो गोले के जो पहले वाला हिस्सा था उस पर तो धन चार्ज आएगा, ठीक ना, और उसके पीछे वाले पर ऋण आएगा। और जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको गोला सिर्फ धनावेशित ही चाहिए, तो जो ऋण आवेशित वाला पृष्ठ है उसको जो है हम भूमि से जोड़ देते हैं। और भूमि की अगर वोल्टेज की बात करें तो क्या होते हैं, 0 0 होता है। तो भूमि के संपर्क में आते ही तुरंत तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो बाकी दूसरा पार्ट बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, धनावेशित ही बच जाता है। इस प्रकार से अगर हम चौथे स्टेप की बात कर लें तो लिखा गया है अब हमारा गोला धनावेशित हो चुका है, ठीक है, अतः अब हम भू संपर्क हटा लेंगे और ऋणावेशित छड़ को भी दूर ले लेंगे। जो हमने ऋणावेशित छड़ लिया था इसको हम क्या कर लेंगे, दूर हटा लेंगे। अब यह जो गोला हमारा होगा कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम जो है गोले को प्रेरण के द्वारा जो है हम धनावेशित कर सकते हैं, या ऋणावेशित भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऋणावेशित करना होगा तो हम जो है जो क्षण लेकर जाएंगे वो धनावेशित होगा, तो उसका पहला वाला हिस्सा जो है ऋणावेशित हो जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा गोले का धनावेशित हो जाएगा। तो धनावेशित को हम भूमि में संपर्क कर देंगे तो हमारा ऋणावेशित वाला आवेश बच जाएगा और गोला हमारा ऋण आवेश का हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं। अब आगे की बात कर लें तो आगे लिखा गया है वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की गई है। तो देखते हैं कितने प्रकार के जो है वैद्युत आवेश होते हैं। तो लिखा गया है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो किसी भी क्षण पर आवेशन उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। और दूसरा लिखा गया है निगेटिव चार्ज, यानी किसी भी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब इसको जो एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे कोई क्या है, एक गोला है, ठीक ना। अब इस पे जो है समान परिमाण दोनों हैं, ठीक ना, और विपरीत आवेश हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 ही क्या है, निगेटिव चार्ज का है। अगर हम इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जो है हम अगर दे देते हैं तो जो बचता हमारा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि अब यहाँ 2 बच गए, ठीक ना, और इधर क्या है 3 बच गए। तो यह वाला +2 प्लस 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो एक हमारा नेगेटिव का चार्ज बच जाएगा, जो क्या करता है, क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को जो है क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। और इसी प्रकार से कोई एक गोला है और उस पर क्या है, विपरीत आवेश के क्या हैं, समान परिणाम के आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। अगर इसमें से हम जो है एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन को हम दे देते हैं तो बचता जो है इधर से 2 कैंसिल कर देगा और एक पॉजिटिव आवेश जो हमारा बच जाएगा, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करने लगता है, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ नोट लिखा गया है। अगर नोट की बात करें, लिखा गया है सजाती यानी समान प्रकृति के आवेश हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, और जो विपरीत आवेश को होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी अगर कोई एक आप चुंबक ले लीजिएगा, आपने देखा हो बचपन में हमने कई बार इस प्रयोग किया होगा। अगर कोई चुंबक ले लेते हैं, ठीक ना, 2 चुंबक ले लें, अगर दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप देखते हैं अगर दोनों को पास लाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, विपरीत भागना शुरू कर देते हैं। और अगर वहीं पर जो है एक आवेश जो है आपका पॉजिटिव हो और दूसरा आवेश क्या हो, निगेटिव हो, अब अगर संपर्क में लाते हैं तो दोनों क्या करने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने शुरू कर देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, ठीक ना, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण की बात की गई है। तब यहाँ जिसे पहला लिखा गया है आवेशों की योज्यता,
ठीक ना, आवेशों की योज्यता की बात की गई है। तो यहाँ पॉइंट आगे लिखा गया है, आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होता है। ठीक ना, अगर आवेश की बात करें तो जिस प्रकार से द्रव्यमान अदिश राशि होता है उसी प्रकार से आवेश भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक ना, आगे लिखा गया है, विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए विजातीय योग किया जाता है। यानी अगर हम आवेश को जोड़ते हैं तो जिस प्रकार से हम बीजगणितीय योग करते हैं उसी प्रकार से हम आवेशों को भी जोड़ते हैं। जैसे हम अगर यानी बीजगणितीय चिन्ह की बात कर लें, जिस प्रकार से हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ठीक ना, मल्टीप्लाई होता है या फिर भाग होता है। ठीक ना, इन चिन्हों को ध्यान में देख करके हम बीजगणितीय क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बीजगणित को। उसी प्रकार से हम आवेशों का योज्यता की बात कर लें तो उसका भी, यानी आवेश को जो हम जोड़ते हैं तो इन चिन्हों को भी ध्यान में देख करके जोड़ते हैं। यानी जैसे जो है प्लस का 2 हो, ठीक ना, और माइनस फिर क्या हो, प्लस का 2 हो, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और फिर माइनस को 2 और कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। यानी इन चिन्हों को हम ध्यान में रख करके क्या करते हैं, आवेशों की योज्यता की बात करते हैं। ठीक ना, अब आगे जिस प्रकार से यहाँ देख पा रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आगे लिखा गया है, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम उपस्थित हैं, तो निकाय की कुल आवेश कितना होगा इसकी गणना कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि आवेशों की बीजगणितीय यानी चिन्ह के साथ जो है हम क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक ना, तो कुल आवेश की अगर हम बात कर लें तो लिखा ही गया -2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम। तो क्या हो जाएगा, -2 और +2 और +2। तो यह जो है +2 और -2 जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, +4 माइक्रोकुलाम, जो हमारा कितना होगा, कुल आवेश होगा, जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे लिखा गया है दूसरा पॉइंट, आवेश संरक्षण की बात की गई है। तो लिखा गया है, प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं, अर्थात उनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक ना, जैसे जिस प्रकार से यहाँ अगर कोई आवेश है, ठीक ना, कोई आवेशित क्षण है तो इसमें से इसको क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इस आवेश को दूसरे वाले क्षण में क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, यानी स्थानांतरित करते हैं, ना कि जो है इस आवेश को हम नष्ट करते हैं। ठीक ना, यानी कोई आवेशित क्षण है तो उसको हम दूसरे अनावेशित क्षण में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, ना कि उसको जो है हम नष्ट कर सकते हैं। यानी आवेश का संरक्षण क्या कहता है, आवेश का संरक्षण यही करता है, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी आवेश होते हैं हम किसी को भी उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण उनका कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट लिखा गया है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण की बात करें तो लिखा गया है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश, यानी क्या होता है, न्यूनतम आवेश यानी ई के रूप में, गुणनफल के रूप में ही जो है हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक ना, जैसे क्या है कि प्रकृति की सबसे छोटी जो है अगर आवेश की बात कर लें तो क्या होगा, सबसे न्यूनतम जो है क्या है, ई है। ठीक ना, यह वाला आवेश आपका होगा, किसी भी मतलब कहीं पर भी जो हम गुणा करेंगे तो इसका जो है होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से जो है इसको हम विभाजित नहीं, यानी इसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। ठीक ना, तो लिखा गया है, अतः किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वह क्या होता है, यानी आप देख पा रहे हैं Q = प्लस या माइनस का यानी ई होता है। अब यहाँ पर यानी क्या है, यानी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक ना, यानी ई के साथ साथ जो n आया हुआ है यानी एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि जो भी हमारा ई का मान होगा वह एक पूर्णांक संख्या होगी, यानी 1 ई, ठीक ना, या फिर 2 ई, ठीक, या फिर 3 ई। ठीक ना, इस प्रकार से जो है यह होगा, ना कि वह जो है फ्रैक्शन के, यानी 1/2 ई, ठीक ना, या 2/3 ई, इस प्रकार से नहीं होगा। जब भी होगा तो एक पूर्ण संख्या के साथ, यानी 1 ई या फिर 2 ई, ठीक ना, या फिर 3 ई, इस तरीके से ही होता है। अब आगे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है कि प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। ठीक ना, तो हमने अभी आपको बताया कि प्रकृति में कौन सा आवेश संभव है, जो क्या हो, एक
मतलब जो पूर्ण हो, यानी जो है पूर्ण रूप से जिसका मतलब जो हो वही प्रकृति में आवेश संभव है। यानी क्या देखिए ये हो ही नहीं सकता, ठीक ना, क्योंकि 1/2 अपूर्ण है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन 4e जो लिया गया है ये क्या हमारी पूर्ण संख्या है, तो ये वाला जो है क्या है संभव है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6 होगा इस टॉपिक का। तो लिखा गया है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक ना। क्या कहा गया है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हो सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है कि हम जानते हैं कि Q = Ne होता है, जो जहाँ पर जो है n क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को डिनोट करता है, ठीक ना। n ही बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 हैं 2 हैं, कितने हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या n जो है बताता है। तो अगर हम n की बात कर लें, क्योंकि जो है E और n आपस में गुणा में है, तो ये जब पक्षांतर होंगे तो क्या हो जाएंगे, तुरंत भाग में चला जाएगा, यानी E जो है Q/E हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखा गया है n = Q/E। तो क्वेश्चन में लिखा गया है 1 कूलाम, ठीक ना, यानी 1 कूलाम यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। Q बराबर क्या है 1 कूलाम। और क्या कहा गया है, और आपको जो है E की वैल्यू आपको पता है होनी चाहिए। यहाँ E का मान दिया गया है, E बराबर है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक ना। इस वैल्यू को आप याद करिएगा, E का मान क्या लिखा गया है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ हम जो है क्वेश्चन में पुट करते हैं, हमको जो है क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है Q का मान क्या है 1 कूलाम और E का मान क्या होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो है यहाँ से देखिए कूलाम सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 1/1.67 × 10⁻⁻19, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, यह जो हमारा 10 की घात -19 है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम जो है क्या करते हैं, रिवर्स करेंगे, ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10⁻19 और अपान में क्या बचेगा हमारा 1.67, ठीक ना। क्या हो जाएगा 1.67। तो जो हमारा था यहाँ 10⁻19 था, इसको हमने क्या लिख दिया कि 10 और गुणे में 10⁻18, यह भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 10⁻18 और बटे में नीचे क्या बचेगा हमारा 1.67, ठीक ना। क्या हो जाएगा 1.67। जिसको आप काटेंगे तो देखेंगे n बराबर क्या मिलेगा हमको 6.25 × 10⁻18, ठीक ना। मात्रक कोई नहीं आएगा क्योंकि मात्रक यहाँ हमारे क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है 7वां एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कहा गया है किसी वस्तु पर 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, कैसे होने चाहिए, वो भी निगेटिव, तथा 10⁻5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पॉजिटिव आवेश हैं। तो वस्तु पर कुल कितने आवेश होंगे, यह पूछा गया है आपसे। तो देखिएगा आवेश यानी E की वैल्यू जो है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.67 × 10⁻⁻19, ठीक ना, -19 कूलाम होती है। तो लेकिन हम जो है E को अगर हम निगेटिव रखेंगे तो यह भी वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर E को हम पॉजिटिव रखेंगे तो यह भी वैल्यू क्या होगी, तुरंत पॉजिटिव हमारी हो जाएगी। और बाकी सबका सब सेम ही रहेगा, यानी 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा। बस इसके जो है नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो मान भी निगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो मान भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखा गया है E अगर निगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो यह क्या हो जाएगा, अगर जो है प्रोटॉन पर आवेशित है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे यहाँ फिर लिखा गया है कि अगर हम बात करें वस्तु पर कुल कितने आवेश हैं, तो देखिएगा अगर Q E-, ठीक ना, Q अगर E- ले लें तो हमको पता है कि Q = क्या होता है, n × E होता है, ठीक ना। तो अगर हम E- है तो हमारा E क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 की पावर क्या हमारा 13, तो 10 की पावर 13 और गुणे में E का मान क्या हो जाएगा 1.67 × 10⁻13 होता है, लेकिन माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो जब इसके साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा हमको, Q E- क्या हो जाएगा, माइनस का
1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 6 है, क्योंकि 13 पॉजिटिव है। देखिए जब ये बेस सेम होते हैं यानी 10 और 10 दोनों सेम है, तो इसके पावर को अगर गुणे में है तो इसके पावर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो -13 है, -19 है और माइनस प्लस का 13 है, तो जब दोनों जुड़ेगा तो -19 और प्लस 13 कितना बचेगा, माइनस का 6 कूलाम बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो है हम वस्तु पर कुल धनावेशित आवेश की अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा, Q और E प्लस हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, N इंटू प्लस का E हो जाएगा। तो N अगर हम बात कर लें, दूसरे N की अगर बात कर लें तो यहाँ दूसरा वाला यानी पॉजिटिव वाला N कितना दिया गया, 10 की पावर 5, जो हमारा क्या है, N प्लस है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 और यानी प्लस का इलेक्ट्रॉन है तो 1.67 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। तो जब इनका आपस में गुणा होगा तो 1.67 यानी पॉजिटिव में होगा और -19 से प्लस का 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 4 कूलाम। तो इस प्रकार से आवेश को जो हम हमेशा बीजगणितीय चिन्ह के साथ क्या करते हैं, योग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश की बात कर लें तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आवेश और माइनस का जो है यानी Q प्लस का E और प्लस जो है दोनों को हम जोड़ते हैं, माइनस और प्लस को, तो कितना हमको मिलेगा, ये हमारा जो है पॉजिटिव का है और ये हमारा जो है निगेटिव का है। दोनों जुड़ करके कितना आएगा, -1.67 गुणे 10 की पावर -6 और माइनस का 10 की पावर -14C, क्योंकि इसको जो है ये जो है 1.67 जो है दोनों से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा 10 की पावर -6 और यहाँ जो है क्या बच जाएगा 10 की पावर -14, ठीक ना। और मात्रक का विशेष ध्यान देंगे, मात्रक क्या आएगा हमारा, कूलाम होगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखा गया है कुल कूलाम -1.67 गुणे 10 की पावर -6 और अंदर जो है 1 - 10 की पावर -8। अभी ये कैसे हुआ, अब देखिए यहाँ 6 था, यहाँ 14 था, ठीक ना। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया गया तो 1.67 तो पहले से कॉमन था और गुणे में गुणे में जो है 10 की पावर -6 भी कॉमन ले लिया गया। तो अब यहाँ से जो है यहाँ एक ही तो बचा, ठीक ना, यहाँ एक बचा इसकी जगह पर, क्योंकि यहाँ तो पूरा माइनस का 6 कॉमन ले लिया गया और यहाँ 14 था, उसमें से अगर 6 चला गया तो बच कितना गया, 8, ठीक ना। तो और साथ में मात्रक का भी विशेष ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, 8वां एग्जाम्पल है। 8वें एग्जाम्पल में लिखा गया है कि एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहुल्य में हैं, ठीक ना। 4000 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, बाहुल्य में हैं। तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए क्या होगी, ठीक ना, ठीक ना। तो क्या कहा गया है, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं तो वस्तु पर आवेशित आवेश तथा उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति पूछा गया है। तो देखिए अब क्वेश्चन में दिया गया है N = 4000, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन हैं और वो कैसे हैं, नेगेटिव हैं, ठीक ना। तो Q आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.67 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अतः वस्तु पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश क्या होता है, Q = N × E होता है। तो Q = N की यहाँ वैल्यू दी गई है कितना, 4000, ठीक ना, 4000 और E का क्या हो जाएगा, माइनस का 1.67 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। जब गुणा हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, टोटल हमको जो आवेश मिलेगा, टोटल जो Q मिलेगा क्या होगा, माइनस का 6.4 गुणे 10 की पावर -16 कूलाम हमको प्राप्त होगा, ठीक ना। यह प्रकृति कैसी होगी, ऋण आवेशित होगी, क्योंकि यहाँ जो गुणा होगा ये माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके भी जो भी वैल्यू मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, निगेटिव का ही मिलेगा। तो चलते हैं, आगे लिखा गया है कूलाम नियम। अगर हम कूलाम नियम की बात करें तो ये कूलाम नियम होता क्या है, कूलाम नियम होता है कि कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले कूलाम बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक ना। यानी क्या लिखा गया है, अगर जो है दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक ना, तो उनके मध्य अगर लगने वाला जो कूलाम बल होता है वह उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि दो आवेश ले लेते हैं Q1 और Q2, ठीक ना, और उनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। तो जो इनके जो है जो इनका जो है बल लगता है, इनके बीच बल जो लगता है, इनके बीच एक बल काम करता है, आपको पता है, ठीक ना। हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर हम दो आवेश ले लेते हैं तो उनके बीच में क्या करता है, एक बल काम करता है, ठीक ना। अब बल निर्भर करता है उनकी मतलब क्या है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं
या दोनों निगेटिव हैं या फिर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, उस पर जो है निर्भर करता है कि किस प्रकार का बल काम करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी प्रतिकर्षित होते हैं। अगर दोनों विपरीत आवेश के हैं, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो दोनों एक तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार का उस दोनों के बीच क्या होता है, एक बल काम करता है। तो यही कूलाम के नियम में यही बताया गया कि अगर दो स्थिर बिंदु हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी F कूलाम क्या है, समानुपाती होता है Q1 और Q2 के। यानी दो आवेश एक Q1 और Q2 है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है, कूलाम बल लगता है। ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है आवेश के मध्य की दूरी, अगर उनके मध्य की दूरी क्या है, r है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ आपने देखा था इनके बीच की दूरी क्या थी, r थी, तो वही कहा गया है अगर r है तो जो है तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उनके मध्य की दूरी होती है। यानी यहाँ लिखा गया है F कूलाम, यानी F कूलाम कह सकते हैं समानुपाती 1/r², या कह सकते हैं F कूलाम व्युत्क्रमानुपाती r² की है। ठीक ना। इन दोनों प्रकार से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब पिछले वाले को जो है हमने समीकरण 1 बना लिया था और इस वाले को समीकरण 2 बना लेते हैं। तो आगे लिखा गया है अतः समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिएगा पीछे वाले में हमने देखा था कि यह भी समानुपाती है, ठीक ना, और यह भी क्या है, समानुपाती है। दोनों समानुपाती हैं तो दोनों के गुणनफल हम ले लेते हैं। तो F कूलाम समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 अपान में r²। ठीक ना, क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 अपान में r²। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ समानुपाती था, इसको हम अगर बराबर करना चाहेंगे तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, जो क्या ले लेते हैं, K ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, F कूलाम इक्वल टू K × Q1 × Q2 अपान में r² हो जाएगा। ठीक ना, जहाँ पर K क्या है, एक नियतांक है, और K का मान क्या होता है, आप याद कर लीजिएगा, K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। ठीक ना, ये इसकी क्या है, मात्रक है। इस मात्रक को भी आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। हम आपको निकालना भी सिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मात्रक को निकालते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो देखिएगा यहाँ से अगर हम K का मात्रक निकालने की बात कर लें, आपको यह याद होना चाहिए 9 × 10⁹ होता है। ठीक ना, अगर आप इसको मात्रक नहीं याद है, न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, तो आप देखिए किस प्रकार से आप जो है इसको निकालते हैं। यहाँ से आप जो है, यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक ना, जब K यहाँ जो है K के साथ ये संख्या क्या है, गुणे में है। ठीक है, यानी Q1 × Q2 अपान r² क्या है, गुणा में है। इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक ना, यानी यह क्या होंगे, रिवर्स होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, K = F × r² अपान में Q1 और Q2। ठीक ना, तो देखिए अब बल क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक ना, और r क्या है, r² है, तो यानी दूरी को हम मीटर में नापते हैं, तो r² है, तो m यानी मीटर, यानी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो एक कूलाम ये होगा, एक कूलाम होगा, दोनों क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह गुणे में है, Q1 × Q2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका भी C दोनों क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, यानी C² हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा N, और r² है, दूरी को मीटर में नापते हैं, तो r² है, तो m² हो जाएगा। Q यानी आवेश का होता है कूलाम, तो यहाँ एक कूलाम है, यहाँ एक कूलाम, दोनों क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम मात्रक को भी निकालते हैं। अर्थात यहाँ लिखा गया है, इसको भी आप याद करिएगा, K = क्या होता है, 1/4πε0, जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता को दर्शाता है। यानी क्या है, ε0 क्या है, विद्युतशीलता जो निर्वात में होती है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ε0 का मान क्या होता है, जो ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन × मीटर स्क्वायर होता है। ठीक ना, अब यहाँ से हम कैसे हम निकालेंगे कि कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन × मीटर स्क्वायर होता है, इसको भी देख लेते हैं। अगर हम ε0 की अगर जो है मात्रक की बात कर लें, तो देखिएगा ε0 जब भी हम लेते हैं यहाँ से, ठीक ना, यहाँ ε0 क्या है, भाग में है, तो इसको जब हम लेंगे तो ε0 = क्या हो जाएगा, 1/4πK। ठीक ना, अब 4π की कोई जो है
स्टैंडर्ड इकाई होती नहीं है, ठीक ना। तो होता है क्या है के का, तो के की क्या होती थी, हमने अभी देखा था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। अब यह क्या है रिवर्स में यानी 1/, में है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी यानी 1/, में हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पहले कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगर कहा जाए कि अगर एप्सिलॉन नॉट जो था, ठीक ना, वह निर्वात में ना रह करके किसी माध्यम में हो, ठीक ना। जब भी किसी माध्यम में होगा, यदि कोई किसी माध्यम में होगा यानी माध्यम क्या होगा, एप्सिलॉन आर माध्यम में उपस्थित हो, तो कूलाम बल कितना वर्क करता है। तो कुछ नहीं होगा, जैसे यहाँ पर क्या था, के था, ठीक ना, यानी या फिर कूलाम इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर था। अब इसी को जो है यहाँ के की वैल्यू हम यह वाली भी इसमें पुट कर सकते हैं, यानी जहाँ के है वहाँ हम जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं जब भी निर्वात की बात की जाए। अब अगर कोई माध्यम आ जाएगा तो माध्यम में सिर्फ हम क्या लिखते हैं, यहाँ ई आर और लगा देते हैं, बाकी सेम का सेम डाटा रहता है, यानी यहाँ के है और यहाँ गुणे में यहाँ जो है अपान में नीचे क्या कर देंगे, अब साइलेंट आर और दर्शा देते हैं, यानी इस के की वैल्यू को यहाँ इसको लिख लेते हैं और नीचे क्या होता है, अब साइलेंट आर गुना और जो है लगा देते हैं, यानी इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। यानी यह कूलाम अगर माध्यम में हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो के की वैल्यू होती है और साथ में एक और जो है अगर माध्यम क्या है एप्सिलॉन आर है वो भी आ जाता है और गुणे में क्या है Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर। इसके पहले क्या था, जब माध्यम में निर्वात था तो क्या था, के इक्वल टू रैंक क्या था, के इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर था, ठीक ना। हमने यहाँ जो लिखा गया है यह जितनी लिखी गई इधर इतनी, यह क्या है के की वैल्यू है, ठीक ना। तो के की जगह हमने इसको रख दिया और अगर माध्यम की बात कर दिया तो माध्यम में क्या और आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ माध्यम में यानी जो बल भी लग रहा है, कोई बल लग रहा है वो माध्यम में लग रहा है, ये निर्वात में नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन आ गया है, ठीक ना। अब एप्सिलॉन इसलिए आ गया है कि अगर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का गुणन किया जाए तो यह जो है एप्सिलॉन के बराबर होगा, यानी हमने क्या कहा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी गुणनफल जो होगा वह एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे थे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर था, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पुट कर दिया गया। तो आगे लिखा गया है जहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर है और एप्सिलॉन जो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन होता है वह माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है, ठीक ना। क्या होता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, ठीक ना। और एप्सिलॉन आर जो होता है वह माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता होता है, ठीक ना। क्या हमने बताया, एप्सिलॉन जो होता है माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है और एप्सिलॉन आर जो होता है वो माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता होता है। इसी प्रकार से हमने ऊपर बताया था कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है यदि यह निर्वात में कूलाम बल को ज्ञात करना है तो निर्वात में हम किस प्रकार से करते हैं, देखिएगा एफ निर्वात में, तो एफ निर्वात के लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, या फिर इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ निर्वात बराबर क्या हो जाएगा के इंटू में Q1 और Q2 अपान में आर स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ जो इतना आप देख पा रहे हैं लिखा ही गया है, ठीक ना, Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। बस यहाँ के की जगह क्या लिख दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो के की क्या है वैल्यू है, ठीक ना। और अगर माध्यम में बात कर लिया जाएगा बल, अगर माध्यम में बात कर लिया जाएगा तो क्या होता है, इतना तो होता ही होता है निर्वात वाला, ठीक ना। उसी में क्या होता है अपान में एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, यानी एप्सिलॉन आर से उसी में भाग दे दें तो निर्वात जो है हट करके माध्यम की वैल्यू हमको मिल जाती है। इसी प्रकार से नोट डाउन में यहाँ लिखा गया है कि माध्यम में कूलाम का बल जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है, ठीक ना, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। अच्छा, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इन पॉइंटों को पहले हम देख लेते हैं क्योंकि यह पॉइंट आपके एग्जाम में तो जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है उसके लिए आपको याद करना होता है, लेकिन कभी कभी वनडे एग्जाम की बात कर लें, ठीक ना, यानी किसी कंपटीशन की बात कर लें, वहाँ डायरेक्टली यह जो है
पूछ लिए जाते हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके लिए भी है वैल्यू इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ माध्यम लिखा गया है और एप्सिलॉन आर का मान भी लिखा गया है, यानी किस माध्यम में एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा। जब भी हवा या निर्वात की बात की जाएगी तो एप्सिलॉन आर जो है क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक ना। एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। और जब भी अभ्रक की बात की जाएगी तो एप्सिलॉन मान का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और पानी में 80 हो जाएगा। और धातु में अगर माध्यम धातु है तो वो जो है एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। लिखा गया है यदि 2 समान 1 कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो जो है ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, निर्वात में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल और धातु में कूलाम बल आपसे पूछा गया है। यानी कहा गया है कि 2 अगर आवेश हों, ठीक ना, एक कूलाम के 2 आवेश हों तो अगर इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर बताई गई, इनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो पूछा गया है निर्वात में कूलाम बल बता दीजिए, पानी में बता दीजिए और धातु में इनमें कूलाम बल कितना होगा, वह सब आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम एक एक करके जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर बल निर्वात में पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला क्या हमने अब जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपान में R² होता है, या डायरेक्टली हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिएगा 1/4 पाई, ठीक ना, इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पीछे भी बताई है कि 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, यह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इतनी, ठीक ना, इसका एप्सिलॉन नॉट का। और गुणे में Q1 और Q2 दोनों जो आवेश हैं दोनों क्या हैं, 1 कूलाम के हैं, तो Q1 1 हो जाएगा, Q2 भी 1 हो जाएगा, और उनके बीच की दूरी क्या है, 1 है, तो 1² हो जाएगी। और हम यहाँ देखेंगे 10 की पावर जो है -12 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12 प्लस का हो जाएगा, ठीक ना। और नीचे क्या हमारा 4 है, और पाई की वैल्यू अगर हम लिखेंगे 22/7 तो 22 यहाँ होगा और 7 जो नीचे होगा वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और गुणे में 8.85 हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है पाई का मान 22/7 होता है, ठीक ना। तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ निर्वात में जो है बल कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा, ठीक ना। अब सॉल्व कर लेंगे, निर्वात में जो बल आएगा वो 9 × 10⁻9 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ से हम जो है डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमको पता है कि वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे में 10⁻9, ठीक ना। उसके बाद गुणे में Q1 और Q2 कितना है, 1 × 1 है, और बटे में R कितना है, 1² है। यह कैंसिल हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या, 9 × 10⁻, क्या बचेगा, 9 × 10⁻9 आपका न्यूटन बच जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम डायरेक्टली इस फार्मूले पर भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक। अब आगे चलते हैं, जब पानी में बात की जाएगी तो पानी में अगर कूलाम बल पूछा जाएगा तो हम जानते हैं माध्यम के लिए क्या होता है, वही जो निर्वात में निकलता है उसी में जो है एप्सिलॉन आर से जो है हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। हमको जो है माध्यम पानी वाला अगर माध्यम है तो वो भी जो है कूलाम बल हमको पता चल जाता है। तो आगे लिखा गया है तथा पानी के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 80 होता है, जो भी हमने अभी देखा था। तो हमको निर्वात में मिला ही था 9 × 10⁻9, ठीक ना। उसमें जो 80 से और भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमको पानी की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा, 1.11 × 10⁸ न्यूटन, ठीक ना। इसी प्रकार से हम जो है अब धातु में निकाल लेते हैं। तो धातु में क्या हो जाएगा, वही मतलब निर्वात में और एप्सिलॉन आर से भाग दे देंगे। तो एप्सिलॉन आर का मान धातु में पूछा गया है तो कितना होता है, इन्फिनिटिव होगा। तो आपको पता है किसी भी वैल्यू में अगर इन्फिनिटिव से भाग करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 होगा। तो एप्सिलॉन जो कूलाम बल लगता है वो क्या हो जाएगा, अगर धातु है माध्यम तो 0 न्यूटन का होता है, ठीक ना। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से ध्यान में देखकर पढ़िएगा, एक बार 2 बार क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या चीज़ बारीकी से देखना है उस चीज़ को हम देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है 2 समान गोले, ठीक ना, जिन पर क्या हो, विपरीत परंतु असमान आवेश एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है
तो वे एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन बल लगाते हैं। तो दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है कि अंतिम आवेश क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या चीज़ जो बारीकी से आपको देखना था, यहाँ पहली लाइन में कहा गया है कि दो समान गोले होंगे, ठीक ना। जो भी आपको वस्तु दी जाएगी, गोला क्षण जो भी होगा, उनका वो जो है दोनों वस्तुएं होंगी वो समान होंगी, ठीक ना, यानी समान गोला होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर छोटा बड़ा होगा तो हम जो है उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है कि समान गोले की बात की जाती है। तो जब भी समान गोले की बात की जाती है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या होगा। दो समान गोले को स्पर्श करा के, जब जो है स्पर्श करा करके फिर जो उनको दूरी उनके बीच स्थापित कर ली जाती है, तो जो कुल आवेश उन पर होता है वह क्या होता है, आधा आधा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना, आधा आधा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिएगा लिखा गया है कि अगर माना अंत में प्रत्येक गोले पर Q आवेश आ जाए, ठीक ना। अब जो भी कुछ भी बटेगा क्या होगा, समान होगा, तो हम उसको कुछ भी मान लेते हैं कि Q मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं कि मानते हैं पहले वाले पर भी Q आवेश है और दूसरे वाले पर भी Q आवेश होता है। तो जो हमको फार्मूला पता हो क्या होता है, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R² होता है, ठीक ना। तब जो है Q अगर समान हो गया है तो Q1 भी Q के बराबर है, Q2 भी क्या है, Q के बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर भागों में बंट गए हैं। और F की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया गया था 0.025 न्यूटन था, ठीक ना। तो हम यहाँ से जो है बल यानी F की वैल्यू रख देते हैं, तो 0.025 हो जाएगा न्यूटन, ठीक ना। और K की वैल्यू हमको पता ही है, 9 × 10⁹ होता है। और Q1 अपान Q2 अगर पूछा गया है तो अगर Q1 अपान QR और लिखना है तो Q2 हमको ज्ञात करना है और R की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से जो है हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो है Q की वैल्यू जो मिलेगी, क्या मिलेगी, पॉजिटिव निगेटिव में 1.5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, यह आपको जो है यहाँ मिलेगा। हेडिंग लिखा गया है आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी कूलामी बल, ठीक ना। क्या लिखा गया है, आवेश के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी कूलामी बल क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ लिखा गया है यदि Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश मूल बिंदु से क्रम से R1 R2 डैश 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 Rn दूरी पर स्थित हैं, यदि सर्वप्रथम Q1 आवेश को क्या किया जाए, दिक् स्थान पर लाया जाए तथा इस आवेश के प्रत्येक आवेश की दूरियां क्रम से 1 लिखिएगा, यहाँ देखिएगा R12 R13 डैश 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 R1n हो, तो केवल Q1 आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बल F1 अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है कि बल F1 पर जो है अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा आपको बल ज्ञात करना है F1। तो समझिएगा क्या कहा गया था, कहा गया था कि Q1 Q2 Q3 मतलब डैश 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 Qn है। तो यहाँ लिखा गया है आपका Q1 Q2 Q3 और Qn, यह जो है इनसे देख पा रहे हैं आप R1 R2 और R3 दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से जो है आप देख पा रहे हैं F12 F13 F1n, ठीक ना। अब यहाँ से क्या है Q1 Q2 Q3 जो है Qn तक जो है क्या है, मूल बिंदु आवेश जो मूल बिंदु पर स्थित हैं। तो अगर इनको जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएगा तो इनके बीच की दूरी जो होगी R12 R13 और R1n इस प्रकार से वह होगी, ठीक ना। तो इस पर कहा जाएगा Q1 आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगाया गया बल अगर F1 अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आइए आगे हम देख लेते हैं। तो देखिएगा आगे लिखा गया है सर्वप्रथम Q2 आवेश को Q1 के नज़दीक R12 दूरी पर स्थित रखने पर लगने वाला बल, ठीक ना। अगर जो है हम Q2 को Q1 के नज़दीक रखते हैं, अगर Q2 को Q1 के क्या रखते हैं, नज़दीक रखते हैं, ठीक ना। अगर Q2 को Q1 के नज़दीक रखते हैं तो इस पर जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, R12 होती है। तो इस पर कितना बल लग रहा है इसकी बात की गई है, तो इसको हम देखते हैं कितना बल लग रहा है। तो देखिएगा क्या हुआ कि F12, ठीक ना, क्या है F12 की बात की गई है। यहाँ देख पा रहे हैं F12 है, ठीक ना। क्या है ये, इस लाइन पर क्या है ये F12 है। तो F12 की बात की गई है, तो F12 इक्वल टू
क्या होता है, यह बराबर क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर होता है। तो एफ वन टू है तो के क्यू वन क्यू टू अपान में आर वन टू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि दूरी पहले तो आर होती थी, अब क्या हो गई दूरी 1 2 हो गई है, और यानी दिशा को दिखा रहा है आर, ये भी क्या है 1 2 हो जाएगा। समीकरण हमारा 1 होता है। अब अगला देखते हैं हम कि अब आवेश Q3 आवेश के कारण Q1 पर क्या कर रहा है, कूलाम बल लग रहा है, ठीक ना। Q1 पर यहाँ क्या हो गया है, अगर अब जो है Q3 जो है आवेश के कारण Q1 पर अगर कूलाम बल लगाया तो F13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 और Q3 हो जाएगा, ठीक ना, Q1 और Q3 हो जाएगा, और अपान में R13 स्क्वायर, और जो उसकी दिशा दिखाएगा R का क्या होगा 13 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाता है। इस प्रकार से अब अगर जो है हम Qn आवेश के कारण Q1 पर, क्योंकि Q1 बल पर ही पूछा गया था, तो हमेशा सबकी तुलना जो है Q1 के साथ ही होगी। इस पर अगर हम कूलाम बल देखेंगे तो F क्या 1n हो जाएगा, ठीक ना। तो F1n की बात कर लेंगे तो Q तो क्या हो जाएगा के Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर हो जाएगा, और ठीक ना, और उसकी जो दूरी, उसकी जो दिशा दिखाएगी सदिश राशि, जो दिशा दिखाएगा R, वो क्या होगा 1n हो जाएगा, ठीक ना, 1n हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाता है। इस प्रकार से अतः इस प्रकार से जो है हम अब अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 आवेश पर परिणामी बल जो पूछा गया था उसको हम निकाल लेते हैं। तब F1 वेक्टर की बात कर लेंगे तो हम सभी जो हो जितने भी बल थे सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 ऐसे प्लस डैश एन तक ले गए हैं, तो कितना हो जाएगा वेक्टर 1 F1 एन तक हम जो है ऐड कर लेते हैं। जो हम इसको ऐड करेंगे तो हमने देखा था सबका एक एक का हमने देखा था यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ क्या है F12 का क्या है, यह है, ठीक ना, यानी के Q1 Q2 अपान में R12 स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं सब में K1, आप देख पा रहे हैं सब में के Q1 के Q1 के Q1, ठीक ना, चाहे कि F12 हो, चाहे F13 हो, चाहे F14 हो, या अनंत तक यानी अंत तक, सब में जो है के Q1 क्या होगा कॉमन मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ जो है कॉमन मिल रहा है, तो सब में से हम जो है के Q1 क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा Q2 अपान R12 स्क्वायर और वेक्टर R12 प्लस इधर के जितने और बाकी बचेंगे सबके सब बच जाएंगे। तो यहाँ अगर हम वेक्टर F1 की बात कर लेंगे तो के Q1, ठीक है, जो बाहर था, और समेशन आप सबको जो एडिशन ही करना है, तो इस सिंबल के द्वारा जो है ये क्या दिखाता है, एडिशन इन समेशन आप जिसको हम कहते हैं, यानी यह दिखाता है कि सारे पदों का योग। तो यहाँ जो है हम दिखा रहे हैं के Q1, और यह क्या हमारा दिखाता है लोअर लिमिट, यह क्या दिखाता है अपर लिमिट, यानी I इक्वल टू 2, यानी यहाँ 2 जब आप देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ अपर लिमिट की बात करें, सबसे कम लिमिट की बात करें तो कितना है 2 है, ठीक ना, और सबसे लास्ट लिमिट की बात करें तो कितना है n है, यानी अपर लिमिट क्या है n है। और क्या बचेगा QI, क्योंकि I बराबर 2 है, तो यहाँ 2 बचा हुआ है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, जहाँ 2 है, क्योंकि I बराबर 2 है, तो जहाँ 2 था वहाँ हम क्या लिख देते हैं I, और नीचे क्या हो जाएगा 1, क्या था वो R12 था, तो R हो जाएगा और 1 I स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार से यहाँ क्या था R12 था, ठीक ना, तो 2 की जहाँ 2 है वहाँ हम क्या लिख देंगे I लिख देंगे, ठीक ना। यह जो है आपका समेशन हो गया अपर लिमिट से लेकर के लोअर लिमिट तक। अब जो है वेक्टर F2 की बात कर लेंगे तो वेक्टर F2 इक्वल टू के Q2 हो जाएगा, और यहाँ आपकी बार लिमिट दिखाएंगे I1 से लेकर के n तक, यानी I बराबर 1 रखेंगे और I बराबर 2 नहीं रखेंगे, ठीक ना। तो जहाँ 1 है वहाँ हम क्या रखेंगे I रखेंगे, ठीक ना। तो जहाँ 1 था सब जहाँ हमने क्या रखा I रखा। तो आगे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Qn आवेश पर निकाय के कारण कुल जितने भी बल लगे हैं सबके सब यहाँ हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा F वेक्टर n इक्वल टू के Qn समेशन आप n-1 और I इक्वल टू 1, यानी I इक्वल टू 1 रखा जाएगा तो I की वैल्यू n नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा QI अपान R स्क्वायर NI और वेक्टर RNI, यह टोटल कितना जाएगा कुल आवेशों को निकाय के कारण कुल बल हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है, अगली पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम जो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। लिखा गया है किसी स्रोत आवेश के कारण अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहां किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सके
वह क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना। जैसे अगर हम बात कर लें कि कोई यहाँ पर क्या है, आवेश है, मान लेते हैं यहाँ क्या है, क्यू आवेश है। ठीक ना, क्यू आवेश है तो यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक ना, क्या है, यह वैद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है इसकी कुछ दूरी पर जो है कोई क्यू नॉट आवेश और रखा गया है, और जो है वह यह एक परीक्षण है। ठीक ना, वह इस दिशा में क्या हो रहा है, बल लगा रहा है। ठीक ना, एफ बल लगा रहा है। तो जो इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण ही क्या हो रहा है, परीक्षण के द्वारा यानी अनुभव करा रहा है। ठीक ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ दूसरी परिभाषा एक और लिखी गई है, तो चाहे जो आप दोनों में से एक भी याद कर लें, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो लिखा गया है किसी आवेश के चारों ओर, ठीक ना, इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात वही है। ठीक ना, एक आवेश है, दूसरा एक जो है क्यू नॉट आवेश है, दोनों एक दूसरे पर क्या जो है बल लगा रहे हैं, तो उससे जो इकाई परिणामी धनावेश पर लगने वाला जो बल होगा वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो है स्टैंडर्ड इकाई की बात कर लें तो क्या होता है, न्यूटन अपान कूलाम होता है। और इसकी जो है अन्य इकाई की बात कर लें तो क्या होता है, वोल्ट अपान मीटर होता है। ठीक ना, यह आपकी स्टैंडर्ड इकाई होती है। तो अगर सूत्र की बात करें, सूत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, यह आपका क्या होगा, सूत्र होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल और बटे में परिणामी आवेश। ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र जो था आपका, जो यहाँ आपका वैद्युत क्षेत्र जो है इसके चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र है वो किसके बराबर है, जो उस पर लगने वाला बल है वह जो है, जो जिस पर बल लग रहा है क्यू नॉट से जो परीक्षण हमने रखा है उसके जो है बराबर है। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र क्या ऐसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जी। ठीक ना, अगर इसकी जो है वो बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र को हमने बताया था, हमेशा बीमी सूत्र कैपिटल यानी बड़े वाले कोष्टक के अंदर लिखते हैं, और इसका बीमी सूत्र आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप निकालना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही शार्ट तरीके से आपको हम निकालना बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी का हम बीमी सूत्र निकालते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसको बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक ना, तो देखिएगा इसका बीमी सूत्र की बात करें, लिखा गया है M1L1 T-3A-1 इसका बीमी सूत्र होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, उन पॉइंटों की बात कर लेते हैं। लिखा गया है किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ निकलता है। ठीक ना, और लंबवत ही प्रवेश करता है। ठीक ना, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, कोई जो है एक पृष्ठ है, ठीक ना, जिसमें अगर वैद्युत क्षेत्र जो अगर निकल रहा है उसमें से तो क्या होगा, और 90 अंश यानी लंबवत ही क्या होगा, निकलेगा। और अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो भी वह लंबवत यानी 90 डिग्री पर ही अंदर प्रवेश करेगा। पहले दूसरी पॉइंट लिखी गई है, अगर आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है। ठीक ना, अगर आवेश ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ प्रवेश करता है 90 अंश की डिग्री पर यानी लंबवत। आगे लिखा गया है किसी बिंदु आवेश, ठीक ना, Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा लिखा गया है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q दिक् स्थान पर मूल बिंदु पर क्या है, स्थित है। यदि किसी परीक्षण धनावेश यानी Q नॉट को अनंत से दिक् स्थान में Q प्लस Q आवेश से किसी निश्चित दूरी r पर लाने पर लगने वाले कूलाम बल की बात की गई है। तो देखिएगा फिगर की सहायता से हम इसको समझा रहे हैं। देखिएगा अगर यहाँ कोई जो है मूल बिंदु पर कोई आवेश है Q प्लस, ठीक ना, और यहाँ P बिंदु पर यानी R दूरी पर एक P बिंदु है जिस पर जो है परीक्षण रखा गया है Q नॉट, यह परीक्षण रखा गया है। ठीक ना, अब Q नॉट परीक्षण रखा गया है तो आपको पता है कि आवेश अगर पॉजिटिव होता है तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो जो है वैद्युत क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक ना, P बिंदु से बाहर की तरफ निकल रहा है और R कैप जो है उसकी दिशा को डिनोट कर रहा है। ठीक ना, तो यही कहा गया अगर कोई मूल बिंदु पर प्लस Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र पहली कंडीशन की बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक ना, दूसरी कंडीशन लंबवत होगा, और तीसरा कंडीशन P बिंदु से अगर P बिंदु पर अगर कोई परीक्षण रखा गया है Q नॉट तो उनके बीच की दूरी अगर R है तो जो है आप देख पा रहे हैं R कैप दिशा को डिनोट करते हुए
प्रदर्शित करता है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है अतः r दूरी पर स्थित P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आपने अभी देखा था वैद्युत क्षेत्र यानी E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू एफ वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होता है, ठीक ना। तो अब P बिंदु की बात कर दी गई, पार्टिकुलर P बिंदु की, तो वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर E P इक्वल टू वेक्टर एफ कूलम अपान में क्यू नॉट हो जाएगा। तो वेक्टर ई पी इक्वल टू के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट, और एक क्या दिखाएगा वेक्टर आर। अब देखिएगा यह कैसे हुआ, अभी हमने एफ का मान देखा था, एफ का मान क्या था यहाँ पर के क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर और कैप आर, ठीक ना, कैप आर। तो यहाँ जो है यहाँ एफ की वैल्यू जो है यहाँ रखी गई है, तो यहाँ से जो है एफ की वैल्यू इतनी रखी गई है और नीचे जो आपका था ये वाला वह इसके नीचे रखा गया है। तो यहाँ से क्या हुआ क्यू नॉट को क्या हो कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या वेक्टर ई पी इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर और कैप आर, ठीक ना, जो कैप आर दिशा दिखा रहा है कि ये क्या है बाहर की तरफ जा रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लिखा गया है यदि आवेश इन Q इक्वल टू 2 कूलम पर कार्यरत वैद्युत बल F इक्वल टू 100 न्यूटन पर, तब उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया अगर कोई एक आवेश जो 2 कूलम का है तो उस पर जो कार्यरत वैद्युत बल है वह क्या है 100 न्यूटन का है, तब उस स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल बटे आवेश, ठीक ना, यानी कूलम बल बटे आवेश। तो E इक्वल टू यानी वैद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करते हैं, तो E इक्वल टू क्या हुआ है, यहाँ वैद्युत बल कितना दिया गया है यानी F कितना दिया गया है 100 और आवेश कितना है 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को हम न्यूटन कूलम में प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन प्रति कूलम। इस मात्रक को लिखना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है, ठीक ना। तो आगे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की भौतिक अभिप्राय, ठीक ना, यह इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की भौतिक अभिप्राय। भौतिक अभिप्राय देखते हैं क्या होता है। लिखा गया किसी भी विलगत निकाय में उपस्थित आवेश पर बिंदु बल की दिशा ज्ञात करने में वैद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग है, ठीक ना। यानी क्या कहा गया है, किसी भी विलगित निकाय में अगर उपस्थित आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो वैद्युत क्षेत्र का ही सार्थक उपयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक कोई आवेश है, ठीक ना, प्लस आवेश है और यहाँ क्या है वैद्युत क्षेत्र है। तो जो आवेश जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में जो है वैद्युत क्षेत्र भी, यानी वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में क्या होता है निकलता है, ठीक ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं वेक्टर एफ, तो आपने भी देखा था कि E इक्वल टू क्या था, वेक्टर E इक्वल टू क्या था वेक्टर एफ अपान में Q, ठीक ना। तो जो इस पर बल लगेगा वो बल भी किस दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही उसका बल भी लगेगा, ठीक ना। यह जो बल लगेगा यह बल किस में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यह जो है बल भी काम करेगा। तो हम वहाँ से F ले लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू E, ठीक ना, यानी वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E। अब हुआ क्या कि यहाँ लिखा गया है कि यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखा जाए तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। यानी अगर कोई धनात्मक आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो जो ये बल लग रहा है F जो लग रहा है यह भी किसकी तरफ लगता है, वैद्युत क्षेत्र की तरफ ही लगता है, ठीक ना। और दूसरी कंडीशन में कहा गया है अगर वो निगेटिव है, ठीक ना, अगर निगेटिव है तो जो बल होता है वह जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये निगेटिव आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र इधर आप देख पा रहे हैं, तो उस पर जो बल काम कर रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम कर रहा है, ठीक ना। आगे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं की बात की गई है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, ठीक ना। तो आप इसको देख लेते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं,
ठीक ना, क्या कहा गया है, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा को व्यक्त करती है। 2 पॉइंट यहाँ है। पहला पॉइंट क्या है, वैद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करता है। कौन करता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो खींची गई रेखाएं होती हैं। दूसरा, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो आइए इसको फिगर की सहायता से हम समझ लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई बिंदु वैद्युत क्षेत्र की परिणाम को व्यक्त करती हैं। यानी यहाँ से आप धनात्मक से यहाँ ऋणात्मक की तरफ ये आप देख पा रहे हैं, यह रेखाएं खींची गई हैं, ठीक ना, यह जो उसके परिणाम को व्यक्त कर रही हैं। इसी प्रकार से कहा गया है, अगर इस बिंदु पर कोई एक रेखा, स्पर्शी रेखा खींची जाए तो वह उसकी क्या करती है, दिशा को डिनोट करती है। यानी किस दिशा में जो है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी किधर है वह जो है उससे पता चल जाता है। पहली बात कि इसका जो है वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु से कोई बिंदु, पहली बात क्या कहा गया, वैद्युत क्षेत्र से खींची गई रेखा जो है, क्षेत्र से जो रेखा खींची जा रही है यह क्या दिखा रही है, परिणाम को व्यक्त कर रही है। और अगर इस यहाँ से अगर कोई जो है एक जो है स्पर्शी रेखा खींच दी जाए तो किसको व्यक्त करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म की बात की गई है। यानी वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के क्या गुणधर्म होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक ना। यानी यहाँ से जो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो चल रही हैं, जो रेखाएं चल रही हैं, अगर ये धनावेश से निकल रही हैं तो ये ऋणावेश पर जाकर ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि जो है दोबारा इधर से नहीं चलती हैं, ठीक ना, वो यहाँ से जो है निकलती हैं, इस धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से वह जो है समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से ये जो है निर्माण नहीं करती हैं, ये इधर से जाकर इधर समाप्त होती हैं, इधर से जाकर के इधर से, यानी धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। आगे लिखा गया है, यदि एक आवेश हो तो यानी एकल आवेश हो तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त हो जाती हैं, ठीक ना। अब जो है दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो दूसरा पॉइंट लिखा गया है, वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात यह जो है मार्ग को नहीं तोड़ती हैं। यानी यह कहा गया है कि जो यह वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, इस प्रकार से जो है वर्क करती हैं। यानी यहाँ से निकलती हैं, यहाँ आकर के ख़त्म करती हैं। यानी यह जो है इस प्रकार से यहाँ गैप करके नहीं चलती हैं, यानी ऐसे जो है नहीं चलती हैं, इसमें गैप नहीं रहता है, यानी मार्ग को अपने नहीं तोड़ती हैं। वह जो है एक सतत वक्र रेखा की तरफ कार्य करती हैं। आगे लिखा गया है, अगला पॉइंट है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर एक समय में दो स्पर्शी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, जिससे एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं इंगित होती हैं, जो कि असंभव है। कहा गया है कि अगर हम जो है दो वैद्युत बल रेखाएं खींच दें इस प्रकार से, ठीक ना, तो जो इस बिंदु पर जहाँ अगर काट रही है पी बिंदु पर, वहाँ यहाँ पर जो है एक ही समय में दो स्पर्शी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक स्पर्शी रेखा यहाँ खींची गई है और एक स्पर्शी रेखा यहाँ खींची गई है। यह क्या है, असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि जो है एक समय में दो स्पर्शी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, ठीक ना। इसलिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं लगातार दो इंगित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि एक समय में जो है एक ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। तो यहाँ हम जो अगर दो खींचते हैं तो असंभव होगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या लिखा गया था, लिखा गया था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। पहला कंडीशन, अगर क्यों नहीं काटती हैं ये भी लिख दिया गया था, अगर काटेंगी तो एक बिंदु पर एक समय में दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक ना, जो क्या है, असंभव है, ठीक ना। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट लिखा गया है, वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, ठीक ना। यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। जैसा कि हमने पहला कंडीशन आपको बता दिया था कि यह जो है धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, यह धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक ना। यह एक पूरे बंद लूप का निर्माण नहीं करती, इस प्रकार से जो है एक पूरे बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। वे धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, इस प्रकार से धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक ना।
तो यह था हमारे चौथे पॉइंट पर। पाँचवां पॉइंट लिखा गया है, अगर पाँचवें पॉइंट की बात करें तो पाँचवां पॉइंट क्या लिखा गया है, वैद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थ से परिक्रमित हो सकती हैं लेकिन चालक पदार्थ से नहीं। यानी क्या कहा गया है, अगर हम कोई कुचालक पदार्थ ले लें तो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से क्या हो सकती हैं, परिक्रमित हो सकती हैं यानी निकल सकती हैं, ठीक ना। वहीं पर अगर जो है चालक पदार्थ कोई ले लेते हैं तो उसमें से जो है वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकल सकती हैं, ठीक ना। उसमें से अगर निकलेंगी तो इस तरीके से निकलेंगी, ठीक ना, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से वह निकलती हैं, ठीक। अगला पॉइंट लिखा गया है, एक बिंदु आवेश Q से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या n बराबर कितनी होती है, Q/ε0 होती है, ठीक ना। क्या कहा गया कि अगर एक बिंदु से आवेश Q से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की बात कर लें तो n क्या होता है, Q/ε0 होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल लिखा गया है, इस टॉपिक का 12वां एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हैं। लिखा गया है, धातु का बना एक ठोस गोला, ठीक ना, किसका, धातु का बना एक ठोस गोला एक समांगी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो चित्र में दिखाई गई सही बल रेखाएं कौन सी हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी है। तो आप देख पा रहे हैं क्या है, क्या है, धातु है, ठीक ना। धातु है तो इसका मतलब वैद्युत का सुचालक होगा, ठीक ना। तो सुचालक होगा तो इस तरीके से रेखा नहीं जा सकती, इस तरीके से रेखा नहीं जा सकती, इसलिए हमारा चौथा वाला राइट आंसर है। जब भी रेखाएं जाएंगी तो इस तरीके से रेखा जाएंगी, ठीक ना, यानी बीच से नहीं गुजरेंगी, सीधे इस तरीके से कट करके निकलती हैं। तो चौथा हमारी आकृति जो है वह सही है, ठीक ना। यहाँ कॉन्सेप्ट भी लिख दिया गया है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी धातु के अंदर नहीं होती हैं, इसलिए डी इज ए राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से हम जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे।